जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी उस टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो इसी के बारे में आज हमारी संपूर्ण क्लास होने वाली है। ये क्लास को देखने के बाद आपको कहीं पर से कोई भी अनुसूचियों से संबंधित क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आपको पढ़ाया जाएगा आप उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ईमानदारी साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि पैनल का तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि जैसे इसको मैं हटाता हूँ वैसे पूरी स्लाइड खाली पड़ जाती है और मैं चाहता तो मैं प्रिंटेबल मटेरियल ला सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको हाथ से हर चीज़ लिख के बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसलिए उस शब्द को सुनिए जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसूचियाँ मैंने खुद याद किया है और मैंने कैसे याद किया है वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो समझते हुए चलेंगे आगे और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन तब तक धैर्य बना करके क्लास को देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जब भारत का संविधान बना था, जब देश आज़ाद हुआ था, तब आज़ाद होने के बाद भारत का संविधान बना और इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो जब भारतीय संविधान के मूल भाग में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन जब संविधान बना तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ थीं। जो संविधान बना 8 थीं, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। अनुसूची और अनुच्छेद इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत सारा अंतर होता है। तो उस अंतर को आपको समझकर भी चलना है कि अनुसूची और अनुच्छेद में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको एक मोटा आइडिया बताता हूँ अनुच्छेद का। जैसे अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा गया है, ठीक है ना? आर्टिकल नंबर 1 इसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है। अब कोई बोले आर्टिकल नंबर 1 में यानी अनुच्छेद नंबर 1 में किसका उल्लेख नहीं है, तो वहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, ना ही वहाँ पर आर्यावर्त शब्द का उल्लेख है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 1 में इंडिया और भारत इन्हीं 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है ना? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल नंबर 1। अब मैं अगर बात करूँ ना कि अनुच्छेद नंबर 1 में आखिर क्या है, क्या खासियत है इसकी, तो अब पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ प्रथम अनुसूची से लेकर के 12 अनुसूची तक, तब आपको एक बेहतर तरीके से सुनते हुए चलना है, समझते हुए चलना है और एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना भी है। इस क्लास को जब आप 2 से 3 बार देखेंगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और मेरा यहाँ तक विश्वास मानिए, अगर आप क्लास में रुक पाए तो 80% मैं तुम्हें यहाँ से खुद समझा करके याद करा कर आपको भेजूँगा। ठीक है ना? इसलिए ध्यान से सुनना है, समझना है। चलिए अब हम सीखते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर और लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है, यानी वर्तमान समय में 28 स्टेट हैं एंड 8 यूटी हैं। ठीक है, यानी वर्तमान समय में 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी का उल्लेख प्रथम अनुसूची में यानी प्रथम अनुसूची यानी 1 में किया गया है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं अब बात करूं कि दूसरी अनुसूची की, तो इसमें किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है आपके वेतन भत्ते से। मैं करता हूँ इसको ऊपर, तब देखना जैसे मैं पैनल को हटाऊँगा वैसे वैसे पूरा खाली पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना है। प्रथम अनुसूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ें, देखो हट गया पूरा।
इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। अब मैं अगर हम बात करें कि दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो जो संवैधानिक प्रमुख पदाधिकारी होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे कुछ संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक पदाधिकारी आखिर कौन है और कैसे संविधान में इनका उल्लेख है। देखिए, ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में है वो उन्हें संवैधानिक पदाधिकारी बोलते हैं। यानी ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में है उन्हें हम संवैधानिक पदाधिकारी बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके बात करते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनका उल्लेख किया गया है किसमें, संविधान में। अगर संविधान में अगर उनका उल्लेख है तो उन्हें हम संवैधानिक पद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके वेतन भत्ते से, यानी वेतन भत्ते से, वेतन और भत्ते से संबंधित है। इसमें एक सबसे नोट पॉइंट ये है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में एक ऐसे पदाधिकारी हैं, उनका नाम है उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है किसमें, अनुसूची नंबर 2 में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। तो दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। लिख लेना यहाँ पर कि दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, वेतन का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है किसके, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में नहीं है। बाकी सबका है, इनको छोड़ करके महाशय को सबका है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप इतना याद कर पाएंगे तो कभी भी आपको अनुसूची देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर इसको मैं जोड़ूं तो आपके समय एक मूवी आई रही होगी, उसका नाम है बाप 1 नंबरी और बेटा 2 नंबरी। तो 2 नंबरी से दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के। आगे बढ़ें, अब हम बात करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर समय लग रहा हो तो वीडियो रोक लीजिए और इसे नोट करिए जैसे आपको लिखा जा रहा है। तक ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखा जा रहे हैं, इससे शॉर्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में, अब हमने वेतन भत्ते की बात कर लिया। अगर अब हम बात करें उनकी शपथ की, तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में जो वही प्रमुख जो संवैधानिक पदाधिकारी थे उन्हीं के शपथ संबंधित हैं। शपथ से, शपथ, अच्छा, शपथ में कितने शब्द हैं, 1 2 3, ठीक है ना, अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3। तो यानी तीसरी जो अनुसूची है ये शपथ से संबंधित है। अब सब कहेंगे कि ये कौन कौन शपथ से संबंधित है, यानी किसके किसके शपथ से संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में ना होकर, यानी इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके शपथ का उल्लेख नहीं है किसमें, अनुसूची नंबर 3 में। अच्छा, अगर इनमें नहीं तो कहाँ पर है, तो इस अनुसूची में इनका उल्लेख ना होकर उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनमें है। यानी राष्ट्रपति के जो संबंधित अनुच्छेद उनमें उनका उल्लेख मिलेगा शपथ का, उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है उनका उल्लेख मिलेगा शपथ का, और राज्यपाल का भी शपथ का उल्लेख उनके अपने अनुच्छेद में मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि शपथ कौन किसकी शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति किसकी शपथ लेगा है, मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, और अन्य सभी किसकी शपथ लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है ना, प्रेसिडेंट, ये संविधान की शपथ लेता है, संविधान की, बोलेगा कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा। ऐसे राज्यपाल तथा राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं कि हम भारत देश की जो संविधान है उसकी रक्षा करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कार्य है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि हम संविधान के मैं रक्षक हूँ, मैं संविधान की रक्षा करूँगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, तो मंत्री
पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं कौन है? मंत्री। और अन्य सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो ये शपथ से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं तीसरी कड़ी को जोड़ूँ चौथी की, उसका नाम है चौथी अनुसूची। लेकिन जो राज्यसभा में चुन कर जाते हैं वो बुजुर्ग होते हैं। तो हम तरीके बनाने की वजह से, कॉन्सेप्ट बनाने की वजह से हम लिख देते हैं कि राज्यसभा में जो चुन कर जाते हैं उनका होता है चौथा से चौथी अनुसूची बनेगी। इसलिए चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में जो विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा में जो चुन कर जाते हैं उनका होता है चौथा से चौथी अनुसूची बनेगी। अच्छा, वैसे भी जो राज्यसभा है ना, इसे हम बुजुर्गों की सभा बोलते हैं क्योंकि इसके बनने की उम्र 30 वर्ष है। 30 वर्ष किसी व्यक्ति को होगा तभी राज्यसभा में उसको नॉमिनेट किया जाएगा। और इन्हीं सभी का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में, यानी राज्यसभा में जो चुनकर जाते हैं उनका होता है चौथा से चौथी अनुसूची बनेगी। आगे बढ़ें, जैसे कि इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। जैसे हमारी यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? हर राज्य की अपनी अपनी राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है ना। तो जो राज्यसभा में, संसद में जो चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में, उन्हें बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है ना। और राज्यसभा बुजुर्गों की सभा होती है। आगे बढ़ें, अगर ना हुआ हो तो इसी आप लोग नोट करिए, पहले नहीं देखना भी हट जाएगा तुरंत, ये हट गया। हम बात करते हैं 5 की, है कि नहीं। चलिए, अनुसूची नंबर 5 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन है 5वीं अनुसूची? अच्छा, ये जो जनजाति आती है जो इन्हीं के क्षेत्र में, इस अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि जो उनकी वन संपदा है उन पर कोई हक नहीं जमाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जनजाति कहीं पर रह रही है, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ की कोई जाए और उनकी पूरी बस्ती है कोई इनके जंगल कोई ख़राब कर जा करके, या फिर कोई उन्हें कब्जा कर ले, ठीक है। उनके अधिकार से संबंधित भी है ये, मतलब वहाँ पर प्रशासन कैसे चलाना है, उनको नियंत्रण कैसे करना है, उसका उल्लेख अनुसूची नंबर 5 में है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अनुसूची नंबर 6 की ओर। अनुसूची नंबर 6, चलिए अनुसूची नंबर 6, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 4 ऐसे राज्य हैं, हम ऐसे इसको याद करते थे ATMM, लेकिन ध्यान रखना है अगर एक शब्द चूका तो पूरा आंसर गया। आखिर इसमें है पहले इसे ऐसे होगा असम, इससे टी से क्या है? त्रिपुरा, इससे क्या होगा? इसे तुम्हें मिल जाएगा मिज़ोरम, इससे का मिज़ोरम मिल जाएगा। और इसमें से आपको मिलेगा मेघालय। अच्छा, किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर मणिपुर का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। ATMM से देखो, पहले ए से बनेगा असम, दूसरा टी से बनेगा त्रिपुरा, दूसरे थर्ड एम से बनेगा, तीसरे शब्द जो एम है उसका बनेगा मिजोरम, और लास्ट वाले एम से बनेगा मेघालय। अगर किसी राज्य का उल्लेख यहाँ पर नहीं है तो कौन है वो? मणिपुर का उल्लेख इसमें नहीं है, ध्यान रखना। जो पता मणिपुर का आंसर मार के चले आओ। तो तीसरी अनुसूची में 4 राज्य हैं, 4, यानी इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। किसमें? अनुसूची नंबर 6 में। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो वहाँ के मार्शल आर्ट का नाम है थांगटा वहाँ के
मार्शल आर्ट का नाम है। अगर मैं और अंदर जाऊँ मणिपुर के, तो वहाँ पर मीराबाई चानू है ना, ये भी मणिपुर की रहने वाली हैं, मीराबाई चानू। इसलिए इसमें मणिपुर का उल्लेख नहीं है, बल्कि ऐसे 3 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। मणिपुर का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं अगर बात करूं सातवीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संघ सूची, दूसरा है इसमें राज्य सूची, और इसमें तीसरा है समवर्ती सूची। इसका उल्लेख किया गया है, यानी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए इसको पहले समझते हैं संघ सूची के बारे में। अब कैसे कैसे 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख कैसे कैसे किया गया है। देखो, केंद्र व राज्यों के बीच जो विषयों का बंटवारा किया गया है, किसमें, किसके अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। यानी किसमें कानून बनाने का अधिकार मतलब केंद्र को है, और कौन से ऐसे विषय हैं जिनको बनाने का अधिकार राज्य के पास है, नियम। तो इनको आपस में ना लड़े ना झगड़ें, इसके लिए कुछ अनुसूची बनाई गई हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। यानी केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, और ये 3 वही अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, संघ सूची में किसका उल्लेख किया गया है। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, यानी सेंटर के पास होता है, केंद्र के पास होता है। यानी तीसरी जो प्रथम अनुसूची यानी संघ सूची, इसमें केंद्र के पास होता है पावर कि ये किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो उसका नाम है, जैसे कि देश की रक्षा यानी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, परमाणु शक्ति और बैंकिंग। इन पर अगर कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो सेंटर बनाएगी, केंद्र बनाएगा। अच्छा, जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से कितने विषय थे संघ सूची में। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें मूल रूप से 97 विषय थे, सॉरी विषय थे, विषय नहीं विषय, विषय 97 विषय, 97 विषय थे। लेकिन अब वर्तमान समय में कितने विषय हैं, वर्तमान समय में पूरे 100 विषय हो गए हैं। यानी पहले जब संविधान लागू हुआ था तो संघ सूची यानी जिसमें केंद्र सरकार रूल नियम बनाती थी, उसमें पूरे 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में पूरे 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार अपने खुद के कानून बना सकती है, ठीक है। अगर मैं संघ सूची की बात करूं तो इसका तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, राज्य सूची की, तो राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य सूची में ऐसे कुछ विषय हैं जिनका अधिकार यानी जिनके अधिकार राज्य के पास है, यानी राज्य उन विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मूल रूप से कितने थे। तो जो राज्य सूची में, राज्य सूची जो मूल रूप से संविधान में कितने पहले विषय थे इसमें, तो इसमें टोटल पहले विषय थे 66 यानी 66, और वर्तमान समय में 61 से बचे हैं, यानी ये घटे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार अपना खुद का कानून बना सकती है। जैसे पुलिस, हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है और हर राज्य का अपना अपना कानून होता है, ठीक है। इसके बाद में जेल, हर राज्य की जेल अलग अलग है और उनमें भी हर राज्य का अपना अपना अलग अलग कानून भी है, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची विषय है। जैसे कृषि राज्य सरकार अपने खुद के रूल बनाती है, पंजाब सरकार अपना रूल बनाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार अपना अलग रूल बनाएगी। वहीं पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं वो अपना बनाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे विषय हैं, पूरे 61 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, यानी 61 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास में होता है, ठीक है। तो 6वीं अनुसूची ATMM यानी असम,
त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ध्यान रखना इसमें मणिपुर का उल्लेख नहीं है अनुसूची नंबर 6 में, मैं हर बार बता रहा हूँ। 7वीं अनुसूची इसको 3 भागों में बांटा गया है, किस लिए? ताकि जब कानून बनाए जाएं तो केंद्र सरकार अलग अपना कानून बनाएगी और राज्य सरकार अपना अलग निर्णय बनाएगी। तो इन्हीं दोनों की स्थिति को बचाने के लिए, टकराव होने के लिए, यानी लड़ने झगड़ने की वजह से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संघ सूची अपना अलग बनाएगी, विषय अपना कानून, राज्य अपना अलग बनाएगा। तो मैं संघ सूची की बात करूँ तो इसमें केंद्र सरकार अपना बनाता है रूल, जिसमें जब संविधान लागू हुआ था तो पूरे इसमें 97 विषय थे। 97 जो विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन वर्तमान समय में सब ऐसे विषय हैं जिन पर के केंद्र के पास पावर है, किसमें वो कानून बना सकता है। जिसमें हमने आपको पढ़ाया था विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग, इन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। वहीं पर अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो 66 यानी 66 पहले थे जो संविधान लागू हुआ था, और वर्तमान समय में 61 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी। ओके, अब मैं थर्ड की बात करूँ ना तो उसका नाम है समवर्ती सूची। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यह है समवर्ती सूची। अच्छा, इसमें ध्यान रखना समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी अपना रूल बनाएगी और राज्य सरकार भी अपना नियम बनाएगी, ठीक है ना। और लेकिन अगर दोनों की भी जगह टकराव हो जाए तो जो सेंटर कानून बनाएगी उसे का निर्णय माना जाएगा। राज्य सरकार की ब्रांड वैल्यू वहाँ पर खत्म हो जाएगी किसी प्रकार की भी, चाहे जितना अच्छा बनाए कानून, कौन? राज्य। लेकिन अगर केंद्र अगर उसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो जो केंद्र बनाए कानून वही वाला मान्य होगा, ठीक है ना। यानी ऐसे विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किसमें? समवर्ती सूची पर। परंतु केंद्र का कानून ही मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार जो रूल बनाएगी केवल वही माना जाएगा। अब जब संविधान लागू हुआ था इसमें कितने विषय थे समवर्ती सूची में? इसमें थे पूरे 47, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 52 हैं। वर्तमान समय में 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं? सबसे जो विवादित था शिक्षा यानी एजुकेशन। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एक आया था, ये बीएड बीटीसी का एक निर्णय चल रहा था कि बीएड वाले 1 से 5 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और हर राज्य अपने अपने शिक्षा के लिए अलग अलग कानून बनाएगा। कोई बोलेगा कि हम 1 से 5 में हम बीएड को मानेंगे नहीं, कोई राज्य बोलेगा कि हम 1 से 5 बीएड को मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में कहा है कि 1 से 5 में बीएड को शामिल किया नहीं जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, हर राज्य अपने अलग अलग कानून बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ही नहीं कहा है, अगर एक बार इसने कह दिया तो ये चेंजमेंट कर सकता है, लेकिन किसी के पास ये पावर नहीं है कि कोई इसकी अवहेलना कर दे, कोई मना कर दे, कोई राज्य के नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उन सर्वोच्च है, ठीक है। इसमें कौन कौन से समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? जैसे कि दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह, तलाक। अगर मैं बात करूं तो आर्थिक नियोजन और श्रमिक संघ। तभी देखना कभी कभी राज्यों में जो श्रमिक कार्ड बने होते हैं, श्रम कार्ड उन्हें बोलते हैं। हालांकि हमारे प्रदेश सरकार ने भी बनवाया था, पर प्रदेश ने, केंद्र सरकार ने, हालांकि उनसे कुछ फ़ायदा किसी का हुआ भी नहीं। लेकिन लेबर कार्ड अगर आप गुजरात जाइएगा ना तो वहाँ पर हर व्यक्ति जब काम करता है किसी फैक्ट्री में उनका लेबर कार्ड बनता है, और लेबर उनकी भी एक अलग वो है, न्यायालय है। कोई अगर किसी के पास मार जाता है या फिर मारता है तो वो लेबर कोर्ट में जाता है, और वहाँ पर जितना कोर्ट बोलेगी उसके मालिक को उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ये होता है लेबर कोर्ट। मुझको लगता है लेबर कोर्ट पूरे भारत के राज्य में होने चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग जो काम करने के लिए जाते हैं उन्हें हर तरीके से उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके, उन्हीं के द्वारा जो कि काम करके आए हैं, उन्हीं मालिकों के द्वारा। उन्हें ये बहुत सारे ठेकेदार व कंपनी होती हैं, पैसे मार कर चली जाती हैं। इसलिए हर राज्य में लेबर कार्ड होना चाहिए हर व्यक्ति का। हो गया? अच्छा, अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनना है, ठीक है ना। चलिए
8वीं अनुसूची, अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूँ तो ये संबंधित भाषा से, भाषा यानी ये लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। कौन है? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में इसमें 22 भाषा का उल्लेख था। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में इसमें 14 भाषा का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में पहले कितनी थी? 14। वर्तमान समय में 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी भाषा किस किस संविधान से आई थी उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, जगह मेरे पास बचेगी, चलो ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसे होते अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 1967 में। और इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1967 में। और इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में। जो मेरे पास इतना पेज है ना, इसका मैं उपयोग करने वाला हूँ इसी के लिए। इतना ये अभी मैं 9वीं 10वीं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले 8वीं अनुसूची में मन से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। फिर दूसरा अमेंडमेंट एक्ट आया, उसका नाम है 71वां संविधान संशोधन। पूरा नहीं लिखूँगा। 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। लेकिन जो 71वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। 1992 में आया। इसमें 3 भाषा को उल्लेख किया गया है, उनका नाम है नमक। इसमें नेपाली, मासे मणिपुरी और कासे कोंकणी, यानी ऐसी ये 3 भाषा थी। और 71वां अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 1992 में। 1992 में आया। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, तो उनका नाम है नमक। देखो, नमक इसलिए रखते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो पाए। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, ये था। अभी एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो था 92वां संविधान संशोधन, 2003 में आया था। इसलिए 8वीं अनुसूची जो भी मैंने अभी तक लिखाया है, उससे पहले आप नोट करिए ध्यान से, जल्दी से। कर लीजिए, अभी बहुत सारे कराने बाकी है मुझे। 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं। हो गया। पहले समझते हैं 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान समय में कितनी भाषा है? 22। कौन सी संविधान संशोधन से कौन कौन भाषा जोड़ी गई उसका उल्लेख हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहले 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इनमें 3 भाषा को जोड़ा गया, यानी उसका नाम है नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपको नोट हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ना भी हुआ हो, वीडियो रोक लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, इससे शॉर्ट नोट्स अब नहीं होंगे। वीडियो रोकिए और लिखिए। देखिए, हट गया। अब मैं 8वीं अनुसूची के बारे में ये भी पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। अब लास्ट हमारी जो 3rd अमेंडमेंट आया था कब? 92वां संविधान संशोधन कब आया था? मैंने उल्टा लिख दिया संशोधन। 1 मिनट, अरे भाई तुम ना पछ लो।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 92वां संविधान संशोधन कब आया था? 2003 में। 2003 में। अच्छा, इसमें कितनी भाषा को जोड़ा गया? इसमें भी 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सी? इसमें ट्रिक मैंने बनाया था, मैं बॉस को डोंगरी खिलाऊंगा। ठीक है, मेरी बनाई हुई थी, पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सीधा आपको भाषा दिखा देते हैं। इसमें कौन था? बोडो, फिर है डोंगरी, अथेड मैथिली, और बात करता हूँ मैं संथाली। अगर मैं बोडो की बात करूँ तो 19वीं भाषा थी बोडो, 19वीं थी, और डोंगरी आपकी 20वीं थी, और मैथिली आपकी 21वीं थी, और संथाली आपकी 22 थी। ठीक है, तो हमने इसीलिए आपको पढ़ाया था कि मूल रूप से 14 भाषा थी, वर्तमान समय में 22 थी, तो संथाली 22वीं भाषा थी। अब सबसे बड़ी बात है कि बोडो, डोंगरी, अब मैथिली भाषा के बारे में कुछ जानता तो खैर नहीं हूँ खास, लेकिन ये बिहार के कुछ क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। देखो कैसे, अभी मैं 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो बीपीएससी फर्स्ट का पेपर था, तो उसमें मैं देने गया था वहीं पर। ये मधुबनी में जिला में गया था, और वहाँ पर क्षेत्र का नाम था बसुआरा। ठीक है, उसी बसुआरा क्षेत्र में कुछ वो मिथिला क्षेत्र पड़ता है वहाँ का, और वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है, बनी भोजपुरी में ही। अब मैथिली क्यों पड़ी थी भाषा? क्यों? देखो, जो हमारी माता सीता है ना, उसे मिथिला कुमारी बोलते थे। ठीक है, क्योंकि वो नेपाल की थी। तो नेपाल और बिहार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, दोनों कंबाइंड, जहाँ पर ये मैथिली भाषा बोली जाती है। ठीक है, और ये भोजपुरी होती है अधिकतर, भोजपुरी, और अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे। बिहार में ही मैथिली को अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अलग अलग उसे भाषा के रूप में अलग अलग बोलेंगे। ये होता है मैथिली। ठीक है ना। संथाल जनजाति से मुझे लगता है कि जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये संथाल जनजाति से हैं। ओके, ये था अनुसूची नंबर 8 का। इससे शॉर्ट नहीं बनेगा, मैंने बहुत शॉर्ट आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ें अनुसूची नंबर 9 की। अच्छा, जो अनुसूची नंबर 9 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे मामले हैं, यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती उनको नहीं दी जा सकती थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये 9वीं सूची कब जोड़ी गई थी? तो ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान, मैं लिख ही देता हूँ सही तरीके से, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ये पहला संविधान संशोधन था, यानी ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। यह पहला था जब 8वीं अनुसूची नंबर 9 में अमेंडमेंट, इसी में पहला भूमि सुधार से संबंधित एक प्रथम संविधान में संशोधन किया गया था कि जो भूमि सुधार से संबंधित, उनमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को भी चुनौती दी जा सकती थी। कौन कौन था? जैसे इसमें आप लोगों ने सुना होगा, सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इसी अनुसूची में है। ठीक है, किसमें? 9वीं अनुसूची में, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया। किसमें? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय आया, उस व्यक्ति का नाम था केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। कब दिया था? 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय दिया गया कि
24 अप्रैल 1973 को कि बाद में कोई नया कानून नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यदि यह संशोधन की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती थी। ये इम्पोर्टेंट था केशवानंद बनाम भारती केस में कि अगर कोई आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। ये था। चलिए इतना पहले आप इसे नोट करिए। हाँ किया मेरा पेन, नोट करिए। देखिए मुझे एक अच्छा लगता है, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है इसलिए मैं आपको नवीन सूची तक पढ़ा कर जा रहा हूँ। हालांकि मुझको पढ़ाना था पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ, ठीक है ना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है इसके लिए मैं आपको नवीं अनुसूची तक ही पढ़ा करके जा रहा हूँ। और इसमें आपकी बची है 10वीं अनुसूची, 11 और 12, ये 3 को मैं कल करा दूँगा, ठीक है ना। इन सभी को कल कराने वाला हूँ लगभग मैं। रुकिए 1 मिनट, आप लोग लिखिए थोड़ा से, मैं आता हूँ 1 मिनट के लिए। चलो आज ही करा देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना हो गई, यानी इतना आप लिख लिया आप लोगों ने। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसे जोड़ा गया, कर लिया। चलिए मैं हटाता हूँ और जैसे हटाऊंगा पूरा पेज खाली पड़ जाएगा सेम बाय सेम। ये मात्र ब्लैक वाला तुम्हें दिखेगा, बाकी जितना मैंने रेड से लिखा पूरा मिट जाएगा। इसलिए इसको पहले लिख लीजिए। ये हट गया। 10वीं अनुसूची, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? अगर मैं बात करूं तो यह संविधान 52वां संविधान संशोधन संशोधन 1900 समथिंग, वही 85 से था समय, 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और ये कैसे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें लिखा गया है कि जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन या कोई MP MLA बन जाता था तो अपना वो दल बदल कर देता था। मतलब पार्टी किसी दूसरे चुनाव लड़ रहा है पर सरकार बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, उसे हम दल बदल बोलते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था और इसी के द्वारा ये जोड़ा गया कि कोई भी जो चुनाव लड़ रहे हैं कोई व्यक्ति, इसमें दल बदल नहीं करेगा, ठीक है ना, 1985 में। अब अगर बात करें कि 91वां, यानी 91वां जो आया था क्या संविधान संशोधन, इसके द्वारा 2003 में दल बदल को पूर्णतः रोक दिया गया था कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से जीतेगा उसी पार्टी के लिए उसे वोट करना पड़ेगा, ठीक है। 11वीं 12वीं सबसे सरल है। बात करता हूँ 11वीं, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, से संबंधित है। अच्छा, इसके लिए कोई अनुसूची में कुछ जोड़ा गया था क्या? हाँ जोड़ा गया था, 73वां, इसमें भी संविधान संशोधन हुआ था। यानी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में संविधान संशोधन। अरे भगवान रुक जाइए, कहाँ चल रहे हो? संशोधन कब? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में इस अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 11वीं अनुसूची में। तो यह रहा आपका 11वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं, कोई आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे
कि ग्रामीण अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, बोलेगा इसमें कौन से अधिनियम के द्वारा इसे 11 अनुसूची में जोड़ा गया, तो अब बोलेंगे 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे ग्रामीण अनुसूची में जोड़ा गया। ओके, मैं हटा रहा हूँ, लिख लीजिए नहीं तो मिट जाएगा। वीडियो पहले रोक लीजिए। अब मैं बात करता हूँ 12वें अनुसूची की। 12 कैसे? अब इसमें ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका नगर पालिका से संबंधित है। अच्छा, इसके लिए कोई अमेंडमेंट एक्ट हुआ था क्या? हाँ, हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये इनके लिए इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मात्र याद करना है, बस माइंड में आपको पढ़ रहा है कि उतना बहुत है। अच्छा, इसके लिए कोई संविधान संशोधन किया गया था क्या? हाँ, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन कब? ये भी 1993 में इसे जोड़ा गया। किसमें? 12वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये रहा है आपका पूरा का पूरा आज का अनुसूची। देखिए, जितना मैंने आज तक बुक से पढ़ा है, अपने गुरुजनों से पढ़ा है, मैंने अपना पूरा एफर्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास लगाया इसको पढ़ाने में। ठीक है, और इसको अगर आपको नहीं आ रहा समझ में एक बार, तो अगर आपको इसे 1 से 2 बार देखेंगे ना, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इतना मैंने बेसिक फैक्ट, इतना जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है, सब मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैंने अलग अलग चैनल से अलग अलग नहीं पढ़ा था। मैंने एक ही बार पढ़ा था और एक ही व्यक्ति से पढ़ा था, और उसे हर बार पढ़ा था, बार बार पढ़ा था, तभी मुझको याद हो गया है। ठीक है, सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने से नहीं, लेकिन बार बार वही चीज़ों को पढ़ने से होता है। क्योंकि जब हम कभी पेपर में जाते हैं तो हमारे लिए एक कन्फ्यूजन होता है, वो ना हो। ठीक है ना? तो भाई, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स खुला रहेगा नीचे का, आपको कमेंट करना है डाउन में कि आपको क्लास कैसी लग रही है, हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और साथ साथ मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। हालांकि मैं फ्रेशर अपने को समझता हूँ, नया हूँ। ठीक है, मेरे बोलने की स्पीड तेज़ है, इसलिए आपको उसे कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं क्लास को एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।